हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप की, जिसे नागरिकता कहते हैं। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी विशेषता की। तो भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर यूएसए व स्विट्जरलैंड की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसा कि यूएसए में कोई भी पर्सन सबसे पहले उस राज्य का नागरिक होता है, तत्पश्चात देश का नागरिक होता है। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए में 2 प्रकार की नागरिकता या दोहरी नागरिकता है, एक तो राज्य की, दूसरी देश की। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता है, वो है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब भारत की नागरिकता, न कि किसी भारतीय राज्य की। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, तो उनमें से हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि कोई पर्सन यूपी में रहता है तो सबसे पहले उसे यूपी की नागरिकता ग्रहण करे, फिर इंडिया की। ऐसा प्रावधान इंडिया में नहीं है, बल्कि यूएसए में ऐसे प्रावधान देखने को आपको मिलते हैं। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो ब्रिटेन का पड़ा है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। अब हम बात करें किसी भी नेशन में जो लोग हैं उनको हम 2 भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें नागरिक, दूसरा क्या हो सकता है, विदेशी। तो यहाँ पहले हम देख सकते हैं विदेशी की। तो विदेशी कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो विदेशी में बात करें हम तो विदेशी 2 प्रकार के हम बात कर सकते हैं। एक तो मित्र देश की व दूसरा शत्रु देश के। यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य है आपको कि जो मित्र देश के विदेशी होते हैं या मित्र देश के विदेशी हैं, उनको भारतीय जो संविधान है उसकी अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी व निरोध के विरुद्ध संरक्षण या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में पूछा भी गया है कि शत्रु जो देश के नागरिक होते हैं उनको अनुच्छेद 22 के तहत संरक्षण या सुरक्षा किसी प्रकार की प्रदान नहीं की गई है, किसमें, गिरफ्तारी के विरुद्ध। अब हम बात करें यहाँ पर, जबकि मित्र देश के जो नागरिक हैं इनको आर्टिकल 22 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि नागरिक और विदेशी तो कुछ ऐसे शक्तियां या प्रावधान हैं जो सिर्फ और सिर्फ, या अधिकार कह सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्रदान है, वह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30। इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये केवल और केवल किसको प्राप्त हैं, तो ये नागरिकों को प्राप्त हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 15, जिसमें कि जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का विभेद के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 16, जिसमें लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता की बात की गई है। आर्टिकल 19, जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसमें वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, जबकि संविधान के निर्माण के समय कितने प्रकार की थी, तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। जिसमें आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 19 के एफ से निकालकर 300 के का में रख दिया गया। तो यहाँ पर हम देखें तो अनुच्छेद 29 व 30, जिसमें संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। तो ये अधिकार जो आपके हैं किसको प्राप्त हैं, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को। साथ ही साथ हम देखें तो भारतीय संवैधानिक कुछ उच्च पद, जिन पर पदासीन होने का अधिकार केवल और केवल नागरिकों को है, ना कि विदेशियों को। जैसे कि प्रेसिडेंट, बात करें राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, तथा
यहाँ पर हम देख सकते हैं वोटिंग राइट किसके लिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए। विधानसभा और लोकसभा में मत देने का अधिकार जो है वो किसको प्राप्त है, तो नागरिकों को प्राप्त है। साथ ही साथ देख सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के जो महान्यायवादी, भारत के गवर्नर व भारत के महाधिवक्ता, जिसमें आप जानते हैं सॉलिसिटर जनरल। आगे हम देखें कि पद भी कौन प्राप्त कर सकता है, तो इन पदों को भी भारतीय नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे हम पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, संसद और जो विधानसभा है, इसका सदस्य बनने की जो अर्हता है वो किसको दी गई है, नागरिकों को दी गई है, न कि विदेशियों को दी गई है। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय जो हमारा संविधान है, इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान जो दिए गए अनुच्छेद 5 से 11 में, इनके विषय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। तो हमारा आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात भारत का संविधान प्रारंभ कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ही प्रारंभ हुआ था। तो इस समय ये नागरिकता संबंधी प्रावधान जो दिए गए हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। एक तो क्या होनी चाहिए शर्त, सबसे पहले कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक होना चाहता है उसे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में क्या होना चाहिए, जन्म लेना चाहिए या जन्मा होना चाहिए। दूसरा, उसकी माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तथा तीसरी बात करें कि संविधान प्रारंभ के पूर्व कम से कम वह 5 वर्ष तक भारत का नागरिक हो या भारत में रहा हो। यह नागरिक होना नहीं है बल्कि भारत में निवास किया हो या रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे हम आर्टिकल 6 की तरफ। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है, ये पाकिस्तान से भारत, जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नागरिकता के प्रावधान की बात करता है। यहाँ पर हमें एक डेट याद रखनी होगी जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और उसके तहत हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे 19 जुलाई 1948 की। तो यहाँ पर हम बात करें कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आए उन्हें साधारण रूप से नागरिकता प्राप्त हो गई, बल्कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए उन्हें क्या कराना पड़ा, नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उन्हें कम से कम भारत में कितने दिन रहना पड़ा, तो 6 माह रहना पड़ा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शर्त क्या है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत आए उन्हें नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रहना पड़ा, जबकि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आए उन्हें आसानी से नागरिकता प्रदान की गई। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 क्या कहता है, इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वाले व पुनः वहां से वापस कहाँ आने वाले, भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान का जिक्र किया गया है। यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं एक डेट की, जो कि है 1 मार्च 1947। तो 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति भारत से यदि पाकिस्तान गया हो, कहाँ गया हो, भारत से यदि पाकिस्तान गया हो तो यह समझा जाएगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो चुकी है। परंतु यदि वह पुनः पाकिस्तान से भारत आना चाहता है और यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे आर्टिकल 6 में जो प्रावधान किए गए हैं रजिस्ट्रेशन संबंधी, वह करना होगा। अब हम बात करते हैं आगे आर्टिकल 8 की। तो आर्टिकल 8 में कहा गया है भारत से
बाहर रहने वाले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनसे संबंधित नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 9 की। तो अनुच्छेद 9 में साफ साफ दिख रहा है आपको है कि स्वेच्छा से विदेशी राज्य का नागरिक बनने पर नागरिकता जो भारत की है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसी समय भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की। जो अनुच्छेद 10 है इसमें क्या कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के जो अधिकार हैं वो बने रहेंगे कब तक, जब तक संसद चाहे, अर्थात संसद ही विधि बनाकर किसी व्यक्ति की नागरिकता ले सकती है। इसके अलावा ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो किसी व्यक्ति की नागरिकता को ले सके या छीन सके। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 11 की। तो अनुच्छेद 11 में साफ साफ कहा गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जहां पर विधानमंडल कई बार ऑप्शन में आया हुआ है। तो क्या ध्यान देंगे आप कि भारत में नागरिकता संबंधी जो विधि या कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता है जिसका अधिकार केवल पार्लियामेंट या संसद के पास है। अब हम देखते हैं इसी में, तो अब यहाँ बात करें हम आर्टिकल 11 के तहत संसद को विधि बनाने का अधिकार है नागरिकता के संबंध में, जिसके तहत संसद ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वही कौन से 5 प्रकार हैं? तो हम देख सकते हैं बाय बर्थ जन्म से, वंश या परंपरा से, पंजीकरण से मतलब रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण से मतलब नेचुरलाइजेशन से, उसके बाद बात करें हम भूमि के अर्जन से बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो इन 5 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं या कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है किसके द्वारा? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा। बात करें यदि जन्म से नागरिकता की, तो जन्म से नागरिकता का काफी अधिक दुरुपयोग किया गया किसके द्वारा? जो विदेशी घुसपैठी थे उनके द्वारा। इसलिए यहाँ पर कई बार संशोधन किए गए और 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत ये शर्त रखी गई कि जन्म के समय यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक होना चाहता है वह क्या होना चाहिए? उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, और जो दूसरा पर्सन हो मतलब माता या पिता वह अवैध प्रवासी या इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ से बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है और लगातार लोग गलत कर जाते हैं, आंसर है। अब हम बात करते हैं आगे वंश या परंपरा के अनुसार। तो वंश या परंपरा के अनुसार अगर बात करें तो जिसमें की बात की गई है माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। वंश या परंपरा में से अगर बात करें तो माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो उसे क्या मिल जाएगा? भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करें हम पंजीकरण से, तो पंजीकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है यदि वह पंजीकरण से पहले भारत में 7 वर्ष तक रहा हो
और दूसरी शर्त क्या है, वह अवैध प्रवासी ना हो। ये भी ध्यान दीजिएगा कि वह क्या ना हो, अवैध प्रवासी ना हो। यदि अवैध प्रवासी होता है तो आप जानते हैं यहाँ पर उसकी नागरिकता खत्म करने के या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है, जो गलत तरीके से प्राप्त करता है। अब देखते हैं देशीकरण से। तो देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार की बात कर लें हम। इसमें कोई व्यक्ति जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वह कम से कम कितने वर्ष रहना चाहिए, तो वह कम से कम भारत में 12 वर्ष तक निवास करना चाहिए। अब बात करें हम भूमि की अर्जन के द्वारा, बाई लैंड एक्विजिशन, इसके द्वारा हम बात करें तो यदि किसी भी क्षेत्र या कोई भी भूमि भारतीय भूमि में सम्मिलित की जाती है तो उस क्षेत्र के जो नागरिक होते हैं उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कितने प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा हमने देखा कि हम 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं भारत की। अब हम बात करें नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है, समाप्त कैसे होती है। तो पहली बात हम बात कर सकते हैं यहाँ पे स्वेच्छा से छोड़ने पर। यदि कोई व्यक्ति खुद से या स्वयं से नागरिकता छोड़ना चाहे या त्यागना चाहे तो नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात क्या है इसमें दी गई है कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरी शर्त क्या है कि सरकार द्वारा यदि गवर्नमेंट आपकी नागरिकता छीन ले तो सरकार किन आधारों पर नागरिकता को छीनती है या ले लेती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे युद्ध के समय शत्रु की सहायता। जब युद्ध चल रहा हो किसी देश से तो उस समय आप शत्रु देश की सहायता करते हैं तो क्या होगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। दूसरी शर्त क्या है, संविधान का अनादर करने पर। जो संविधान के उच्च आदर्श हैं यदि आप इनका अनादर करते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आगे दिया है, आप देख सकते हैं कि गलत तरीके से प्राप्त करने पर, जैसा कि मैंने बताया भी पंजीकरण में। अब हम देखें यहाँ पे तो भारतीय स्त्री के विदेशी से विवाह करने पर, यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी से विवाह करती है तो उस स्त्री की नागरिकता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब यहाँ बात करें हम पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता। यदि हम पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता को प्राप्त करते हैं तो 5 वर्ष की अवधि में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 5 वर्ष की अवधि में यदि वह 2 वर्ष की अवधि के लिए जेल चला जाता है या उसको सजा हो जाती है तो इसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 से लेकर अब तक अगर बात करें तो लगभग 9 बार इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। जैसा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो कि आप जानते हैं काफी विवाद का विषय रहा है पूरे देश में। इसमें विवाद या प्रोटेस्ट देखने को मिला है। इसमें क्या प्रावधान था तो हम बात कर लेते हैं। तो CEA जो 2019 में आया हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ध्यान दीजिएगा इससे एग्जाम में आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो इसमें हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और पारसी जो अवैध रूप से भारत में आ गए हैं, जिनके पास वीजा भी उपलब्ध नहीं था, या फिर 31 दिसंबर 2014 से पहले वे मुस्लिम बाहुल्य देशों से जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर कौन कौन से, अगर बात करें संप्रदाय की गई है तो हिंदू, क्रिश्चियन,
बुद्ध, जैन, सिख व पारसी की बात की गई है। यहाँ पर कहीं भी मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं किया गया है। और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, काफ़ी चर्चा में रहा है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हैं अगला कुछ टॉपिक्स जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हम NRI की बात करें, OCI व PIO की बात करें। तो NRI का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद हम बात करें तो जो ये हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये लगभग नॉर्मल पर्सन होते हैं। इनको वे सभी अधिकार होते हैं जो भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त होते हैं, चूंकि भारत के नागरिक हैं जो कि किसी अन्य देश में रह रहे हैं जाके। अब बात करें हम यहाँ पर OCI की, तो OCI जिन्हें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनके विषय में दोहरी नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है। एक तो ये जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता, साथ ही साथ भारतीय नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलता है। तथा PIO का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जिनका ओरिजिन या जिनके माता पिता, पितामह, पितामही, नाना नानी जो भी कह सकते हैं हम, वो कहाँ रहे हों? 1935 के जो भारत शासन अधिनियम में भारत का वर्णन किया गया था, उसके तहत उनका जन्म हुआ हो, उनको PIO में रखते हैं। तथा OCI में कौन है? तो OCI का जिक्र 1955 का जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है आपकी, जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, इसके लिए पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों को OCI नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। इनको लाइफ टाइम वीजा प्राप्त होता है, ये कभी भी भारत में आ जा सकते हैं, परंतु PIO को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं है। इन्हें 15 वर्षों का ही या 15 साल का वीजा प्राप्त होता है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि वर्ष 2015 में जो सिटीजनशिप एक्ट आया, उसमें OCI व PIO को एक में मर्ज कर दिया गया, एक में मिला दिया गया। तो अब OCI व PIO अलग अलग नहीं हैं। यहाँ पर कुछ और बातें ध्यान देने योग्य हैं। जो आपके OCI हैं, इन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं है। OCI को भारत में मत देने का अधिकार नहीं है, और न ही ये किसी भारतीय संवैधानिक पद पर आसीन हो सकते हैं। साथ ही साथ इनको अनुच्छेद 16 के तहत जो अवसर की समानता का प्रावधान दिया गया है, वह अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। चलिए अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो सबसे पहले आपका प्रश्न है, भारत में नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे है कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? अगला क्वेश्चन आप कमेंट करके आंसर देंगे, प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।